आपका सारथी। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। पेश है देश विदेश की कुछ खास खबरें। सबसे पहले बात एक्सप्रेसवे प्रदेश बनने के बाद अब इंडस्ट्रियल हब के रूप में विकसित हो रहे यूपी के विकास की रफ्तार की, और साथ ही दिखाएंगे कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे पर धामी सरकार के फोकस पर अपनी खास रिपोर्ट। वहीं हम बात करेंगे कानपुर की सड़कों पर रफ्तार का रोमांच दिखाने वाले रईसजादे शिवम मिश्रा की गिरफ्तारी और बाद में मिली जमानत की, और चलते चलते बात होगी अलीगढ़ की दिलफेंक सास के जीजा के साथ भागने की कहानी की। तो चलिए अब खबरों में चलते हैं विस्तार से। उत्तर प्रदेश अब केवल खेती या पर्यटन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि देश का एक्सप्रेसवे प्रदेश बनने के बाद अब इंडस्ट्रियल हब बनने की राह पर है। योगी सरकार की मुख्यमंत्री औद्योगिक क्षेत्र विस्तार योजना इस बदलाव की रीढ़ साबित हो रही है। इस योजना के तहत न केवल पुराने औद्योगिक क्षेत्रों का विकास हो रहा है, बल्कि नए शहरों को उद्योगों के नक्शे पर लाया जा रहा है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री औद्योगिक क्षेत्र विस्तार योजना, निवेशकों की पहली पसंद यूपी। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित हो रहा सूबा। जमीन अधिग्रहण के लिए सरकार ने खोली तिजोरी। लाखों युवाओं को स्थानीय स्तर पर मिलेगी नौकरी। बुंदेलखंड से पूर्वांचल तक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का बिछेगा जाल। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए योगी सरकार ने मुख्यमंत्री औद्योगिक क्षेत्र विस्तारीकरण एवं नए औद्योगिक क्षेत्र प्रोत्साहन योजना का खास फोकस किया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में उद्योगों के लिए जमीन की उपलब्धता बढ़ाना और नए औद्योगिक क्लस्टर विकसित करना है। हालिया यूपी बजट 2026-27 में इस योजना के लिए 5,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट आवंटित किया गया। बता दें कि उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का सपना अब जमीन पर उतर रहा है। मुख्यमंत्री औद्योगिक क्षेत्र विस्तार योजना के जरिए सरकार ने प्रदेश के औद्योगिक विकास प्राधिकरणों जैसे यूपीएसआईडीए, जीडा, बीडा को भारी भरकम फंड आवंटित किया है। लक्ष्य साफ है, लैंड बैंक बढ़ाना, ताकि दुनिया भर के निवेशक यूपी में अपनी यूनिट्स लगा सके। योजना की मुख्य बातें। योजना के लिए शुरुआती 3,000 करोड़ से अधिक का प्रावधान, लगभग 50,000 एकड़ अतिरिक्त जमीन अधिग्रहण का लक्ष्य। इन क्षेत्रों पर फोकस यूपीएसआईडीए कानपुर लखनऊ, जीआईडीए गोरखपुर, बीआईडीए बुंदेलखंड। योगी सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास के लिए जो बजट प्रावधान किया है वो बड़ा कदम माना जा रहा है। वहीं राज्य में सतत औद्योगिक विकास के लिए अटल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत सरकार ने बजट में 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। इस राशि में राज्य में 9 औद्योगिक क्लस्टर औद्योगिक पार्क व जोन विकसित किए जाएंगे। आपको बता दें कि पिछले वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सरकार ने अवस्थापना और औद्योगिक विकास के लिए 23,990.76 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया। बता दें कि राज्य की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने के लिए सरकार औद्योगिक निवेश पर जोर दे रही है। बजट में इस मद में 13% की बढ़ोतरी की गई है। यूपी में उद्यमियों को रहे लाभ। औद्योगिक भूमि खरीदने पर 100% तक की स्टाम्प ड्यूटी छूट। निवेश के आधार पर परियोजना लागत तक एक निश्चित हिस्सा सब्सिडी के रूप में। सड़क, बिजली और पानी जैसी सुविधाएं औद्योगिक क्षेत्रों के गेट तक उपलब्ध कराई जा रही है। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत सीड कैपिटल। बता दें कि सरकार प्राधिकरणों को सस्ती ब्याज दरों पर कर्ज दे रही है, ताकि वो जमीन खरीद सके और वहां बिजली, पानी, सड़क जैसी सुविधाएं विकसित कर सके। बुंदेलखंड में बीड़ा के गठन को लेकर गोरखपुर के गीडा के विस्तार तक हर तरफ मशीनें गरज रही है। ये योजना गेम चेंजर है, क्योंकि उद्योगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती जमीन की उपलब्धता होती है। इस योजना से निवेशकों को रेडी टू मूव प्लांट मिल रहे हैं। सिर्फ बड़े उद्योग ही नहीं, मुख्यमंत्री औद्योगिक क्षेत्र विस्तारीकरण एवं नए औद्योगिक क्षेत्र प्रोत्साहन योजना एमएसएमई सेक्टर के लिए भी वरदान है। स्थानीय युवाओं को अपने ही शहर में रोजगार मिल रहा है, जिससे पलायन पर लगाम लगी है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत आने वाले उद्योगों को भी एक विस्तार से नई ताकत मिल रही है। मुख्यमंत्री योगी क्षेत्र विस्तार योजना केवल जमीन खरीदने की योजना नहीं है, बल्कि वो यूपी के भविष्य का ब्लूप्रिंट है। जैसे जैसे ये औद्योगिक गलियारे विकसित होंगे, उत्तर प्रदेश से उद्यमी प्रदेश बनने की ओर तेजी से कदम बढ़ाएगा। स्पेशल डेस्क की न्यूज इंडिया। उत्तराखंड में कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में धामी सरकार का एक्शन जारी है। गुरुवार को मुख्यमंत्री धामी देहरादून के सहसपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मिट्टीबेरी परवल मार्ग के चौड़ीकरण का शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम ने एक विशाल जनसभा को भी संबोधित किया और विरोधियों पर जमकर बरसे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। धामी का सहसपुर को तोहफा, मिट्टीबेरी परवल मार्ग का हुआ शिलान्यास।
सरकार का कनेक्टिविटी पर जोर, चौड़ी होगी सहसपुर की लाइफलाइन, सीएम बोले मुख्यधारा से जोड़ेंगे हर गांव। सहसपुर की जनता के लिए गुरुवार का दिन बेहद खास रहा। मुख्यमंत्री धामी ने क्षेत्र की लाइफलाइन माने जाने वाले मिट्टी बेरी परवर मार्ग के चौड़ीकरण कार्य की नींव रखी है। सालों पुरानी इस मांग को पूरे होने से अब न केवल ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी बल्कि आसपास के दर्जनों गांवों की राह भी आसान हो जाएगी। शिलान्यास के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार का विजन रखा। उन्होंने साफ किया कि उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाने के लिए गांवों को बेहतर सड़कों से जोड़ना उनकी प्राथमिकता है। सीएम ने कहा कि उनकी सरकार विकल्प रहित संकल्प के मंत्र पर काम कर रही है। सर, जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने का सपना देख रहे थे उस सपने पर पानी फेरकर एक बड़ी चोट पहुंचा दी। क्या कहेंगे अब ये जो जांच इस पूरी भूमि को लेकर के चल रही है, सरकार क्या कब जिस प्रकार से 2004 में एक सैफुल हिंद ट्रस्ट नाम से जो ट्रस्ट बना है और उस ट्रस्ट के संचालक जिस प्रकार की उनकी गतिविधियां रही हैं, जिस प्रकार से लोगों को प्रशिक्षण देते हैं, नए युवाओं को प्रशिक्षण देते हैं, एक व्यवस्था विरोधी काम उनके माध्यम से होता रहा है। तो उस संस्थान के माध्यम से मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने का उनका एक बड़ा ध्येय था और बड़ा षड्यंत्र था देवभूमि में। लेकिन अब वो चीजें सामने आ गई हैं, हम उसकी जांच करा रहे हैं और एक एक इंच जमीन जो भी गलत तरीके से वहां पर की गई है उसको सरकार में निहित की जाने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। सहसपुर की सड़क आने वाले समय में यहां से आर्थिक विकास का द्वार खोलेगी। सीएम धामी ने बताया कि हम केवल घोषणाएं नहीं करते बल्कि जो शिलान्यास करते हैं उसका लोकार्पण भी करते हैं। क्षेत्र से आने जाने वाले लोग थे, बड़ी संख्या में हिमाचल जाने वाले लोग, पोंटा साहब जाने वाले और विकास नगर से लेकर देहरादून और पूरे क्षेत्र में आने जाने, सहसपुर, हरबटपुर, सेला कोई इंडस्ट्रियल एरिया भी है। इस क्षेत्र वासियों के साथ साथ सभी प्रकार के जो हमारे यहाँ पर इंडस्ट्री भी बड़ी संख्या में चलती है, उन सभी को बहुत लाभ होने वाला है। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में आज अनेकों योजनाएं तेज गति से आगे बढ़ रही हैं। हमारे विधायक जी श्री सहदेव सिंह पुंडीर जी काफी योजनाओं के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। सरकार की तरफ से भी उन सबको स्वीकृति प्रदान की है। हमारा प्रयास है कि ये हमारा सेला कोई का जो इंडस्ट्रियल एरिया का क्षेत्र है वो विकास के हर मानक को अपनाते हुए आगे बढ़े और एक आदर्श स्थान इस क्षेत्र का बने, सभी सुविधाएं इस क्षेत्र में बने। ये मिला जुला क्षेत्र है और मैं कहूँगा कि ये लघु भारत है। हर क्षेत्र के लोग इस क्षेत्र में निवास करते हैं और एक आदर्श रूप इस क्षेत्र का हो उसके 2004 में जब नंद तिवारी जी मुख्यमंत्री थे, लगभग 22 एकड़ जमीन, लगभग 103 है कुछ, मेरी विधानसभा धौलास में दी गई है। और 2022 का जब चुनाव आ रहा था तो कांग्रेस के ही लोगों ने मुस्लिम यूनिवर्सिटी की यहां पर बात की है और मैंने मुख्यमंत्री से बीच में परसों भी निवेदन किया था, आज भी निवेदन किया मंच के माध्यम से, आप सबके माध्यम से भी मैं निवेदन कर रहा हूं कि उस जमीन की जांच कराकर और राज्य सरकार में निहित करके वहां पर जो राज्य हित में हो, चाहे वो स्टेडियम हो युवाओं के लिए, खेल के लिए, चाहे वो कोई स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल हो या अन्य राज्य हित में जो भी कार्य हो, उस जमीन को जो है राज्य सरकार नियत किया जाए। और जो कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति है वो यहाँ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यहाँ पर मुझे मुस्लिम यूनिवर्सिटी तो कांग्रेस भूल जाए कि यहाँ पर मुस्लिम यूनिवर्सिटी खुलेगी। ये देवभूमि है, यहाँ धर्म और संस्कृति से खिलवाड़ करने नहीं दिया जाएगा किसी भी कीमत पे। और जो इस प्रकार के दोषी लोग हैं जो वहां पर भी जो आज भू माफियाओं के द्वारा वहां पर भी मैं देख रहा था कई मुस्लिम लोगों को और कई लोगों को जमीन वहां पर रजिस्ट्री किए गई है, वो सब निरस्त होनी चाहिए। ऐसे लोगों को बिल्कुल भी बर्दाश्त करने का आएगा क्योंकि ये देवभूमि, हम अपनी देव जो हमारी संस्कृति है उसके प्रति हम बिल्कुल भी समझौता नहीं करेंगे। अच्छा, कांग्रेस इसी मामले नहीं, ऐसा नहीं है। समय समय पर आपने देखा होगा उस समय रोक लगी। ये क्या नाम से जो मदनी जी हैं ये हाई कोर्ट भी गए, हाई कोर्ट से भी उनको परमिशन नहीं मिली। उस समय आईएमए ने क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से भी उसमें आपत्ति की है और हमारी सरकार ने तो हमेशा उसको रोका है और आज वो मामला जांच के दायरे में है। इस दौरान सीएम धामी ने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का जिक्र किया और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति को फिर दोहराया। स्थानीय विधायक और भारी संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं ने सीएम का जोरदार स्वागत किया, जिससे आने वाले चुनाव से पहले क्षेत्र में सियासी माहौल भी गरमाया हुआ नजर आया। स्पेशल डेस्क की न्यूज।
वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कानपुर की सड़कों पर रफ्तार का रोमांच दिखाने वाले रईसजादे पर आखिरकार कानून का हंटर चल गया। शहर के बहुचर्चित लंबोर्गिनी एक्सीडेंट केस में पुलिस ने मुख्य आरोपी शिवम मिश्रा को गिरफ्तार किया था। कई दिनों की लुकाछिपी के बाद पुलिस ने आरोपी को दबोचा। हालांकि बाद में कोर्ट ने शिवम मिश्रा को जमानत दे दी। पूरा मामला क्या है और कैसे गिरफ्तारी हुई, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। कानपुर पुलिस का रसूख व रफ्तार पर प्रहार, पुलिस का मेगा एक्शन। आधी रात को पुलिस की दबिश, शिवम मिश्रा गिरफ्तार। रईसजादे का रफ्तार वाला घमंड चकनाचूर, कानून के जाल में लैम्बोर्गिनी वाला विलेन। कानपुर की सड़कों पर अपनी करोड़ों की लैम्बोर्गिनी से दहशत फैलाने वाला शिवम मिश्रा अब पुलिस की गिरफ्त में है। आपको बता दें कि खाकी का शिकंजा कसते ही शिवम के रफ्तार का सारा सुरूर उतर गया। कानपुर पुलिस ने एक बड़े एक्शन के तहत शिवम को गिरफ्तार किया है, जिस पर लापरवाही से गाड़ी चलाने और शहर की सुरक्षा खतरे में डालने के गंभीर आरोप हैं। हादसे के बाद से ही शिवम मिश्रा फरार चल रहा था। पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में जुटी थी। सर्विलांस और मुखबिर के जाल ने आखिरकार शिवम का रास्ता रोक दिया। बहरहाल इस कार्रवाई के जरिए पुलिस ने सख्त संदेश दिया है कि सड़क पर रसूख की नुमाइश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस के अनुसार 7 साल से कम सजा वाली धाराओं के बावजूद शिवम को इसलिए गिरफ्तार किया गया है क्योंकि उसने नोटिस और 35 BS नियमों का पालन नहीं किया। वह जांच में शामिल होने के बजाय छिपता रहा। गौरतलब है कि कानपुर का यह हाई प्रोफाइल मामला बंसीधर टोबैको ग्रुप के मालिक के मिश्रा के बेटे शिवम मिश्रा से जुड़ी लग्जरी कार दुर्घटना के कारण चर्चा में है। आपको बता दें कि हाल ही में कानपुर के रिहायशी इलाके में लैम्बोर्गिनी ने जबरदस्त उत्पात मचाया था। चश्मदीदों की माने तो कार की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि सड़क पर चल रहे दूसरे वाहन सवारों की जान हलक में आ गई थी। इस हादसे में न केवल सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा, बल्कि कानून की भी धज्जियां उड़ाई गई। आज पुलिस द्वारा रिमांड पेश किया गया था सुबह, जो कि न्यायालय ने सही न मानते हुए उसको खारिज कर दिया गया है और अभियुक्त को रिहा कर दिया गया है। पुलिस रिमांड की बात होगी, न्यायिक हिरासत में जब हम जाते हैं, एप्लीकेशन देते हैं न्यायिक अभिरक्षा के लिए, तो होता है न्यायिक। वो रिहा हो गया, अभियुक्त रिहा हो गया है। मुचलके पे रिहा हो जाएगा। आपको बता दें कि यह घटना कानपुर के पॉश इलाके VIP रोड सिविल लाइंस के पास की है। रात के सन्नाटे में एक बेहद महंगी लैम्बोर्गिनी हुराकान सड़कों पर 100 से 150 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ रही थी। चश्मदीदों के मुताबिक कार सवार स्टंट कर रहा था और बार बार लेन बदल रहा था। इसी दौरान बेकाबू लैम्बोर्गिनी ने एक दूसरे वाहन को जोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दूसरी गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर चीख पुकार मच गई, लेकिन आरोपी रुकने के बजाय कार की रफ्तार बढ़ाकर मौके से फरार हो गया। हादसे के बाद जब पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि कार शहर के एक बड़े कारोबारी के बेटे शिवम मिश्रा की है। शुरुआती जांच में पुलिस पर ढिलाई बरतने के आरोप भी लगे, क्योंकि मामला एक हाई प्रोफाइल परिवार से जुड़ा था। सोशल मीडिया पर एक्सीडेंट के वीडियो वायरल होने के बाद जनता का गुस्सा फूट पड़ा। चौतरफा दबाव और पुख्ता सबूतों, CCTV फुटेज और सर्विलांस के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी तेज की। आखिरकार मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने शिवम मिश्रा को धर दबोचा। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि क्या हादसे के वक्त आरोपी नशे के हालत में था। कानपुर की इस कार्रवाई ने साफ कर दिया है कि रसूख और महंगी गाड़ियां आपको कानून से ऊपर नहीं बना सकती। शिवम मिश्रा की गिरफ्तारी उन लोगों के लिए एक सबक है जो सड़कों को रेसिंग ट्रैक समझ बैठते हैं। शिवम मिश्रा को जमानत मिल गई। उनके वकील हमारे साथ, उनसे बातचीत कर लेते। सर, क्या कुछ सुनवाई में रहा है और किस तरीके से जमानत मिली है? ऐसा है कि जमानत का कोई प्रश्न ही नहीं उठता जब उसका रिमांड ही रिफ्यूज कर दिया गया। जो पुलिस अधिकारी ने गिरफ्तारी की, जो विवेचक हैं, उन्होंने पूरी तरीके से कानून की धज्जियां उड़ाई हैं। और अरनेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ बिहार में जो माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिशा निर्देश दिए गए और उसी के आधार पर DG सर्कुलर जारी हुआ, उसका भी पालन जो है विवेचक के द्वारा नहीं किया गया। इन सारे बिंदुओं पर माननीय न्यायालय ने सुनवाई की, पत्रावली का अवलोकन किया और ये पाया कि कोई भी युक्त संगत आधार नहीं है
कि अभियुक्त को 14 दिनों तक जेल में रखा जाए। रिमांड उसका निरस्त करते हुए अभियुक्त को ये निर्देश दिया गया है कि वो 20,000 रुपए का निजी बंध पत्र दे और इस बात की अंडरटेकिंग दे कि भविष्य में वो बराबर विवेचना में सहयोग करता रहेगा और जो भी सिद्धांत उन्होंने बताए हैं उनका पालन करेगा। 9 शर्तें भी बताई जा रही हैं कि लगाई गई हैं, उनमें क्या क्या कुछ शर्तें है कि वो शर्तें हैं सारी की सारी माननीय उच्चतम न्यायालय की गाइडलाइन में है। अरनेश कुमार के मामले में वो सारी शर्तें हैं, सत्येंद्र कुमार अंटिल के मामले में वो पूरी शर्तें हैं, उनका सबका पालन करना होता है कि मैं एविडेंस को टेम्पर नहीं करूंगा, मैं शहर नहीं छोड़ूंगा, मैं बिना कोर्ट की अनुमति के विदेश नहीं जाऊंगा, मैं किसी भी तरीके का कोई अपराध नहीं करूंगा, इस तरीके की, और बराबर न्यायालय में हाजिर रहूंगा। जब भी न्यायालय चाहेगी तब मैं उस दिन उपस्थित रहूंगा। कचहरी में स्ट्राइक भी चल रही थी, उसका भी कहीं ना कहीं यहाँ पर असर देखने को नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं है। स्ट्राइक एक अलग बात हो गई, यहाँ पर अभियोजन और न्यायालय के बीच का एक संवाद था। इसमें स्ट्राइक और गैर स्ट्राइक का कोई मतलब नहीं, अधिवक्ता का भी कोई रोल नहीं, क्योंकि अभियोजन और न्यायालय के बीच का जो संवाद था उसमें यह पाया गया कि कानून के विपरीत जमानती अपराध में अभियुक्त को बिना न्यायालय के आदेश के गिरफ्तार कैसे किया गया, इस बात को अभियोजन बता पाने में कासिर रहा। लास्ट सवाल सर, लास्ट सवाल, क्या शिवम मिश्रा की तबीयत खराब है? क्योंकि अभी वो एम्बुलेंस में ले गए हैं। हाँ, उसकी तबीयत खराब है, उसके वीगो वगैरह सब लगे थे कोर्ट में, बराबर डॉक्टर के सहयोग, डॉक्टर उसके साथ में थे। तो ये थे हमारे साथ शिवम मिश्रा के अधिवक्ता, जिनका ये कहना है कि कोर्ट ने शिवम को राहत दे दी और कहीं ना कहीं जमानत देके उनकी जो मुश्किलें हैं उनको कम कर दिया है। कानपुर से के न्यूज के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। अलीगढ़ की सास की अनोखी दास्तान सामने आई है। दरअसल अलीगढ़ की सास का ऐसा अवतार कि हर कोई चौंकने को मजबूर है। ताजा घटना से फिर रिश्तों की मर्यादा तार तार हुई है। यानी पहले दामाद संग ब्याह रचाया और अब जीजा को लेकर फरार हो गए। आखिर क्या है इस दलफेक सास की कहानी जिसने उड़ा दिए हैं सबके होश? देखिए इस रिपोर्ट में। अलीगढ़ की सास की अनोखी दास्तान। सास भी कभी प्रेमिका थी। हसीन सास का कारनामा, रिश्तों का कत्लेआम। दामाद के बाद अब जीजा पर आया तल। बेटी का घर उजाड़ा। अब जीजा संग भाग निकली सास। प्यार कम, धोखा ज्यादा। अलीगढ़ की ये घटना किसी ओटीटी वेब सीरीज के उस सस्पेंस ड्रामा जैसी लग रही है जिसके हर सीजन में एक नया और चौंकाने वाला विलेन या ट्विस्ट सामने आता है। रिश्तों की मर्यादा, समाज की लोकलाज और भरोसे की धज्जियां उड़ाती ये कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां प्यार कम और धोखा ज्यादा नजर आ रहा है। बता दें कि कहानी की शुरुआत अप्रैल 2024 में होती है। अलीगढ़ के एक घर में शहनाइयां बजने वाली थी। 16 अप्रैल को बेटी की शादी तय थी। तैयारियां पूरी थी, लेकिन शादी से ठीक 12 दिन पहले घर का स्तंभ ही ढह गया। जिससे बेटी का हाथ थामना था, वो होने वाली सास का हाथ थामकर रफू चक्कर हो गया था। वहीं एक माँ ने अपनी बेटी का घर बसने से पहले ही उजाड़ दिया। समाज स्तब्ध था, क्योंकि माँ अक्सर बेटी की विदाई की तैयारी करती है, लेकिन यहाँ तो माँ खुद दामाद के साथ विदा हो गई। लोक लाज को ताक पर रखकर राहुल यानी दामाद और उसकी सास अलीगढ़ से भागकर बिहार जा बसे। दुनिया के लिए वो पति पत्नी थे, लेकिन असल में वो एक ऐसे रिश्ते की नींव पर खड़े थे जो विश्वासघात से बना था। राहुल ने इस औरत के लिए अपना परिवार छोड़ा, समाज की गालियां सुनी और अपनी पूरी पहचान तक मिटा दी। उसे लगा कि उसने सच्चा प्यार पा लिया है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो सिर्फ एक मोहरा था। बहरहाल करीब 10 महीने बाद जब राहुल को लगा कि उसकी जिंदगी पटरी पर है, तब इसी स्क्रिप्ट में नए किरदार की एंट्री हुई, यानी सास का जीजा। जो औरत कल अपनी बेटी के मंगेतर के साथ भाग सकती थी, उसने आज उसी शख्स को भी नहीं बख्शा। राहुल का आरोप है कि उसकी साथी यानी पूर्व सास अब अपने जीजा के साथ फरार हो गई है। इस बार सिर्फ दिल तोड़कर नहीं गई, बल्कि राहुल के दावों के अनुसार 2 लाख रुपए नकद और कीमती जेवर भी साथ ले गई है। कानूनी पेच और राहुल की बेबसी। ठगा दामाद राहुल शिकायत लेकर अलीगढ़ पुलिस के पास पहुंचा। उससे अधिकार क्षेत्र के कानून ने और तोड़ दिया। पुलिस का कहना है घटनाक्रम बिहार का है, इसलिए अलीगढ़ पुलिस इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती।
राहुल अब एक ऐसे दोराहे पर खड़ा है, उसके पास न घर है, न परिवार, न पैसा, न ही वो औरत जिसके लिए उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। निशाना बदला है लेकिन नीयत वही। फिलहाल बता दें कि अलीगढ़ के एक मोहल्ले में इन दिनों रिश्ते की नई परिभाषा लिखी जा रही है। ये कहानी है एक ऐसी महिला की जिसके लिए उम्र सिर्फ एक नंबर है और रिश्ते महज एक सुविधा। जिस घर में बेटी की डोली उठी थी उसी घर से दामाद पर सास का दिल ऐसा आया कि मर्यादा की सारी दीवारें ढह गई। किस्सा पुराना है लेकिन ट्विस्ट नया है। काफी हंगामे के बाद मामला शांत हुआ ही था कि अब दिलफेक सास ने एक नया कारनामा कर दिखाया है। इस बार निशाना बदला है लेकिन नीयत वही है। अब ये मोहतरमा अपने जीजा के प्यार में कैद होकर घर बार छोड़कर रफू चक्कर हो गई है। अलीगढ़ की गलियों में आज सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, उस बेवफा सास का जिसने रिश्तों के पवित्र बंधन को पैर की जूती बना दिया। मोहल्ले वाले हैरान हैं, पुलिस परेशान है और घर वाले लोक लाज के मारे अपना चेहरा छिपाए घूम रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि वो किसके साथ गई है, सवाल ये है कि रिश्तों की इस गिरती गरिमा का जिम्मेदार भला कौन है। अलीगढ़ की इस महिला ने साबित कर दिया कि कभी कभी हवस और सनक के आगे खून के रिश्ते भी बेईमानी हो जाते हैं। अब पुलिस इस फरार सास की तलाश में जुटी है लेकिन समाज की नजरों में वह पहले ही गुल चुकी है। बहरहाल ये कहानी केवल अवैध संबंधों की नहीं बल्कि एक सीरियल डिसीवर यानी लगातार धोखा देने वाली मानसिकता को दर्शाती है। पहले दामाद, अब जीजा, अब अगला कौन। समाज में रिश्तों की जो परिभाषाएं हम सदियों से पढ़ते आए हैं, अलीगढ़ की इस दिलफेक सास ने उसे पूरी तरह से धुंधला कर दिया है। राहुल के लिए ये कर्मों का फल हो सकता है लेकिन समाज के लिए ये एक चेतावनी है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट में आज इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।